चाहे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपके सम्मुख एक सवाल, एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि इंडियन सिस्टम फेडरल है या यूनिटरी है। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में कहीं भी इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि भारतीय व्यवस्था फेडरल है या फिर यूनिटरी है, लेकिन सर्वसम्मत से एक चीज़ अवश्य कही जाती है कि यहाँ पे जो सेंटर है वो यूनिट या स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रीजन, 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक जो सेंटर है वो स्टेट से पावरफुल क्यों है। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के इस वीडियो को आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट सिंगल सिटीजनशिप का है। सिंगल सिटीजनशिप के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में कहीं भी डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और भी ढेर सारे राष्ट्र हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है, जहाँ पे एक तरफ व्यक्ति सेंटर का जो होता है, यूनियन का सिटीज़न होता है और उसके अलावा वो स्टेट का भी सिटीज़न होता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जाता। भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता को, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेंटर है वो स्टेट के नाम में और स्टेट की बाउंड्रीज में चेंज कर सकता है और उसको ये पावर, ये शक्ति दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 यह प्रावधान करता है कि यहाँ पे यूनिट को या यूनियन को वो पावर मिली हुई है कि वो स्टेट के या यूनिट के नाम में और उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकें। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी का है। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं भी स्टेट के लिए अलग और सेंटर के लिए या यूनियन के लिए अलग अलग जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे एक ही जुडिशरी सिस्टम है जो एक हायरार्की के फॉर्म में है, जो दोनों से ही डील करता है। और स्पष्ट है कि जब वहाँ पे जो ज़्यादातर अपॉइंटमेंट और कंट्रोल के मामले में हर एक चीज़ वो यूनियन के हाथ में है, तो यहाँ पर यूनियन को भी इस वजह से ज़्यादा पावर मिल जाती है। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट यूनिकली इन इमरजेंसीज का है। इमरजेंसीज के अंतर्गत इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 ऐसे पावर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो इन पावर्स के अंतर्गत जब ऐसी इमरजेंसी भारत में लागू होती है तो इसके अंतर्गत यूनियन को सारी पावर्स, स्टेट की सारी पावर्स मिल जाती हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन का हो, एग्जीक्यूटिव का हो या फिर कुछ हद तक जुडिशियल मामले भी। तो ऐसी कंडीशन में फिर से जो यूनियन होती है, जो सेंटर होती है, वो स्टेट से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अंतर्गत पांचवा पॉइंट कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज का है, यानी कि यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईईएस, ऐसे ढेर सारी यूनियन सर्विसेज हैं जिनके मामले में अपॉइंटमेंट से लेके सारा मैनेजमेंट, कंट्रोल, हर एक चीज़ सेंटर देखता है। तो ऐसा करके भी सेंटर स्टेट पे अपना कंट्रोल रखता है और ज़्यादा पावर्स, ज़्यादा शक्तियाँ रखता है। यहाँ पे छठा पॉइंट इनइक्वालिटीज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत इसमें अगर आप इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि भारत में बाया कैमरल व्यवस्था पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है। जिन स्टेट की, जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, और जिनकी कम पॉपुलेशन है उनको कम प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है। इसमें सातवां पॉइंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर का है। गवर्नर के अंतर्गत, क्योंकि गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर का जो हर एक चीज़ व्यवस्था होता है, मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल, हर एक चीज़ वो सेंटर करती है, यूनियन करती है। तो इस तरह से गवर्नर एक तरह से सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं। स्टेट में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी खबरें गवर्नर जो होता है वो यूनियन को या सेंटर को पहुंचाता रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर वो
स्टेट की बागडोर भी अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसा करके भी सेंटर जो होती है वो स्टेट को अपने कंट्रोल में रखती है और इस तरह से सेंटर फिर से ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। 8वां पॉइंट इसमें ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। तो इनकी भी अपॉइंटमेंट क्योंकि सेंटर ही करती है और क्योंकि यही पूरे सेंटर से लेके स्टेट तक का सारा कुछ अकाउंट और ऑडिट देखते हैं, तो यहाँ पर भी इनके बारे में जितना कंट्रोल होता है, जो भी फैसले होते हैं वो सेंटर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस मामले में स्टेट थोड़ा कमज़ोर ही पड़ जाता है। इसके अंतर्गत 9वां पॉइंट जो है वो इलेक्टोरल कमीशन के बारे में है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उनकी अपॉइंटमेंट क्योंकि सेंटर करता है, प्रेसिडेंट करता है और इससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं वो भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, प्रेसिडेंट ही लेती है। तो यहाँ पर भी सेंटर को स्टेट से ज़्यादा पावर मिली हुई है और सेंटर ही स्टेट को एक तरह से कंट्रोल करता है। और अगला और सबसे लास्ट पॉइंट फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट का है, यानी कि राज्यों की एक तरह से वित्तीय जितनी भी वित्तीय समस्याएं होती हैं, जो वित्त के स्रोत होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो सेंटर से ही आते हैं। सेंटर के द्वारा डोनेट किए गए जितने भी ग्रांट्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं और जो बजट होता है वो सेंटर ही करता है। अगर देखा जाए तो स्टेट के इनकम के सोर्स बहुत ही कम हैं, उन्हें ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो होती है वो सेंटर के ऊपर ही रखनी पड़ती है और इस तरह से करके भी सेंटर स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखता है और ऐसे करके सेंटर स्टेट से ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और फिर से वही बात हम कह सकते हैं कि सेंटर जो है इस मामले में स्टेट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 10 ऐसे पॉइंट जिनसे ये सिद्ध होता है कि भारत में जो सेंटर है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।